आप सबका खैर मकदम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। आज हम बीपीसीजी 172 जो कि यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी है उसके तीसरे ब्लॉक का छठे यूनिट के दूसरे भाग और 7वां यूनिट पढ़ेंगे। हमारी जो आज के टॉपिक्स रहेंगे वो सेक्सुअलिटी, सेल्फ एंड बॉडी अवेयरनेस और यूथ आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन होगा। सेक्सुअलिटी, सेल्फ एंड बॉडी अवेयरनेस, जिनसियत, खुद और जिस्म के बारे में आगाही। जिनसियत को मुख्तलिफ पहलुओं में समझा जाता है जो बुनियादी तौर पर मुंतखब और कबूल शुदा दूसरों की तरफ से खुद की तस्वीर की ख्वाहिश, कुर्बत और रोनुमाई, लगाव के साथ साथ खुशी और तकमील की ख्वाहिश से पैदा होता है। जैसा कि जिक्र किया गया है, बच्चों को पैदाइश के वक्त बुनियादी जिनसी खुसूसियात की बिना पर ही जांच लिया जाता है। उन खुसूसियात की बिना पर ही उनके जिस्म का पता लगाया जा सकता, उनके जिन्स का पता लगाया जा सकता है। जो उनकी बॉडी के खुसूसियात होंगे उन्हीं की बेसिस पे ये पता चलता है कि इस बच्चे का जिन्स क्या है, क्या ये लड़की है कि लड़का है। ये हम बॉडी के जो हमारे हिस्से होते हैं उनको देख के पता लगाते हैं। जिनसियत का हमारी खुद आगाही और खुद की तस्वीर से गहरा ताल्लुक है। जिनसियत जो है, ये जो सेक्सुअलिटी है, इसका हमारी सेल्फ अवेयरनेस के साथ ताल्लुक है। हम अपने बारे में कितना जानते हैं उससे इस जिनसियत का गहरा ताल्लुक है। जिनसियत एक अहम लेकिन समाजी मुबाहसों में शान व नादिर ही ज़ैर बहस मौजू है। जिनसियत हम सबको पता है, ये सेक्सुअलिटी जो है ये एक खास मौजू है, लेकिन हम समाज में देखते हैं कि इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। हम समाज में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। माहिरीन नफ्सियात और साइंसदानों, मजहबी और समाजी रहनुमाओं के साथ साथ मुस्लिमीन ने भी मर्द और औरत दोनों के बाहमी एहतराम और इज्जत पर मबनी सेहतमंद जिनसियत की अहमियत को तस्लीम किया है। फिर भी इस तजाद को नोट करेंगे कि अवामी और निजी जगहों पर सेहतमंद जिनसियत पर बहस करने में बड़ी हिचकिचाहट पाई जाती है। हमने आज तक ये देखा है कि जो माहिरीन नफ्सियात हैं, जो बाकी साइंसदान हैं, उन्होंने इस मौजू को बहुत खास बोला है। उन्होंने बोला है कि ये जो जिनसियत है इसके बारे में आगाही होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हम हिचकिचाते हैं इसके बारे में बात करने से। हम खुल के इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं। अगर हम कहीं गैदरिंग्स में होते हैं, किसी जगह होते हैं, तो हम हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने से। कुछ माहिरीन नफ्सियात ने कहा है कि जिनसियत इंसानी शख्सियत का मरकज है, जबकि दूसरों ने कहा है कि ये यकीनी तौर पर एक अहम महरिक है, लेकिन हो सकता है कि इसका मरकज ना हो। इंसानी नफ्सियात के माहिरीन ने उमूमी तौर पर कहा है कि खुद शख्सियत के खसाइस का तंजीमी मरकज है, जो कहता है मैं हूं, और इसलिए इस नफ्स के खदशात और तरकीब में महारत, इज्जत, खुद की हकीकत, मावारी, खुद आगाही जैसे मौजूआत शामिल हैं। और खुद की कदर वाज़ह तौर पर इंसानी तजुर्बा पेचीदा और तहदार है। जहां जिनसियत और नफ्स आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और फिर भी खुद को जिनसियत तक कम नहीं किया जा सकता। जिनसियत के करीब आते ही जिनसियत और जिस्मानी बेदारी को अहमियत हासिल होती है।
बलोगत या जिनसियत को सानवी जिनसी खसूसियात के ज़ुहूर से निशानजद किया जाता है। तो इस सेक्सुअलिटी का हमें कैसे पता चलता है कि एक इंसान इस लेवल तक पहुंच गया है? जब वो इसमें शामिल हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि जिस्म के बालों में इजाफा होता है, जो अंडर आर्म्स वगैरह होती हैं, ज़ेर नाब बाल होते हैं, उनमें इजाफा होता है। मर्दों में हम देखते हैं मर्दों के चेहरे पर बालों का आना स्टार्ट हो जाता है, उनकी मूंछें आ जाती हैं, उनकी दाढ़ी आ जाती है। औरतों में हम देखते हैं कि छाती जो है औरतों में वो बढ़ जाती है और औरतों में माहवारी का आगाज भी हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन का आगाज भी हो जाता है। लड़कों में स्पर्म की पैदावार और आवाज में तब्दीली लड़कियों और लड़कों दोनों के कद में और वजन में इजाफा हो जाता है। ये कुछ चीजें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक इंसान जो है वो बलोगत तक पहुंच गया है। लिहाजा जिस्मानी तौर पर बलोगत के दौरान कई जिस्मानी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। हमने पहले ही कहा कि दोनों में, मर्दों में भी और औरतों में भी कुछ जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं। इनकी वजह से अपने जिस्म के बारे में आगाही बढ़ जाती है। हार्मोन्स, खास तौर पर ग्रोथ हार्मोन्स और जिनसी हार्मोन्स की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। सेक्सुअल और क्या बोलते हैं इनको, ग्रोथ हार्मोन्स में इस स्टेज पे इजाफा हो जाता है, कई गुना इजाफा हो जाता है। और खवातीन और मर्दों में बिलतरतीब रजूनोती और एंडोक्राइन के आगाज तक जिस्म में अपनी बढ़ती हुई गर्दिश को जारी रखती है। तो बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं दोनों जिन्सों में, मर्द में भी औरतों में भी, और हमें इस चीज का पता चलता है कि एक इंसान बलोगत तक पहुंच गया है। समाजी और जज्बाती तौर पर, इमोशनली और सोशली भी हमें ये पता चलता है कि हमें चेंज आती है, हमें कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। जो यूथ है, जो नौउम्र लड़कियां और लड़के हैं, वो अपने इर्द गिर्द देखना पसंद करते हैं। वो अपने इर्द गिर्द देखना क्या चीज मौजूद है उससे आगाह हो जाते हैं। अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब हम नौजवानी की उम्र में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हम अपने इर्द गिर्द, हम अपनी सोसाइटी में जागते हैं और इस बात से आगाह हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द होता क्या है, हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, अभी क्या ट्रेंड है। अपने आप को मुनफरिद और अलहदा होने का शऊर पैदा हो जाता है। हमें ये पता चलता है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी एक अपनी शख्सियत है, हम दूसरों से मुख्तलिफ है, हम वैसे नहीं है जैसे बाकी लोग हैं, हम एक अलग इंसान है। खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस में इजाफा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक अक्कासी और दूसरों की तरफ से तारीफ, मंजूरी और तौसीक की ख्वाहिश, खास तौर पर जिन्स मुखालिफ। दूसरों के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम इस स्टेज पे मोस्टली क्या होता है कि हमें अपोजिट जो हमारा जिन्स होता है, लड़के को लड़की की ओर ज्यादा अट्रैक्शन और लड़की को लड़के की ओर ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। नौजवानों में बाहमी समाजी और इज्तिमाई ताल्लुकात, सियासत, नजरिया और मजहब के बारे में पेचीदा एहसास और जज्बात पैदा हो जाते हैं। पहले ही हमने इस बात को बोला, वाज़ेह किया कि इस स्टेज में, नौ उम्र में, नौजवानी में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ समाजी ताल्लुकात, हम सियासत के बारे में हमें समझते हैं, हम मजहब के बारे में तहकीक करते हैं
और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी, दुश्मनी, नफरत, नापसंदीदगी और पसंद, उलझन, खौफ, जुर्म वगैरह के बारे में ख्यालात ज्यादातर नौउम्रों के जरिए जांचे और हल किए जाते हैं। जब वो अपनी नौउम्रों के सालों में तशरीफ ले जाते हैं तो ये सब चीजें जो है हम दूसरे से मोहब्बत नौउम्री में करते हैं, किसी से दुश्मनी भी इसी एज में पालते हैं, किसी से वफादारी इसी एज में करती है, किसी को पसंद किसी को नापसंद नौउम्री की ही एज में हम लोग करते हैं। कोई भी मसला अगर ऐसा हो ज्यादातर नौउम्रों के जरिए ही या नौजवानों के जरिए ही हल किए जाते हैं। सेक्सुअलिटी, एडोलेसेंस एंड बॉडी इमेज, जिनसियत, जवानी और जिस्मानी तस्वुर। हम देखते हैं कि जिस्मानी बेदारी, जिनसियत और खुद आगाही बलोगत और जवानी के दौरान एक गहरे बाहम मरबूत अंदाज में तैयार होती है। ज्यादातर नौजवान खुद को तैयार करने, अपनी तारीफ करने और हम दूसरों से तारीफ की तौका करने में ज्यादा वक्त सर्व करते हैं। नौजवानी में ही हमें ये शऊर आ जाता है कि हमें तैयार होना है ताकि हमें खुद को अच्छा लगे और जो हमारे आसपास लोग हैं जो हमारे लिए खास होते हैं वो लोग हमारी तारीफ करें, हम उनसे तारीफ की तौका करते हैं। बहुत से नौजवान ऐसे मराहिल से भी गुजरते हैं जहां वो जिस्म के एक हिस्से, खुसूसियत या काम पर तवज्जो मरकूज करते हैं और महसूस करते हैं कि ये कामिल नहीं है और इससे कुछ इस्लाह की जरूरत है। तो बहुत से नौजवान यहाँ पे क्या होता है, उनको अपने किसी जिस्म के हिस्से से वो खुश नहीं होते हैं। उनको ये लगता है कि मेरा फलां जिस्म का जो हिस्सा है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। समझ लीजिए किसी को अपने बाल पसंद नहीं है, किसी को अपनी नाक पसंद नहीं है, किसी को अपने हाथ पसंद नहीं है, किसी को अपनी आंखें पसंद नहीं है, तो अपने जिस्म के हिस्से में तब्दीली वो लाते हैं। हमने आजकल देखा है, हम मॉडल्स में देखते हैं कि बहुत सारी अक्सर मॉडल्स जो होती है वो अपनी सर्जरीज करवाती है, इसलिए वो अपनी सर्जरीज करवाती है ताकि उनके जो बॉडी के हिस्से होते हैं वो अच्छे दिखे, उनमें इजाफा हो जाए। मिसाल के तौर पर पहले ही मैंने आपको बोला, कोई शख्स खुफिया तौर पर यह महसूस करता है कि इसका कद जो है, हमारी हाइट जो है वो हमारे जिस्म की एक खुसूसियत है। तो कोई एक इंसान ये अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरा जो कद है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। उसको या तो ये महसूस होता होगा कि उसका कद जो है वो ज्यादा कम है या उसका जो कद है वो ज्यादा ऊंचा है। किसी को ये महसूस हो सकता है कि इन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है और जिसकी वजह से वो उनसे बदबू आती है और दूसरे लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। जिस्म से बदबू आना भी हमारे जिस्म की एक खुसूसियत है और ये जिस्म की बदबू जो है वो दूसरों लोगों के लिए परेशान कुन साबित होती है और दूसरों के लिए नागवार होती है। कुछ नौजवान, पहले मैंने आपसे जिक्र किया, ये महसूस कर सकते हैं कि उनकी नाक जो उनकी जिस्म का एक हिस्सा है बहुत टेढ़ी है, वो अच्छी नहीं दिखती है, उनकी जो नाक है वो अच्छी नहीं है। तो क्या होता है कि वो इन चीजों पर, जिस्म के इन हिस्सों पर तवज्जो देके इनमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम नौजवानी में ही सोचते हैं, नौजवानी से पहले बचपन में हमें ये ख्यालात नहीं आते हैं। ये मराहिल
ज्यादा तर मामलात में और ज्यादातर नौजवान अपने जिस्म की तारीफ करना और इनके बारे में आरामदा होना सीखेंगे, क्योंकि वो जवानी में बढ़ते हैं। हमने देखा है इन मराहल से गुजरते हुए हम एज नौजवान क्या करते हैं, मोस्टली हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये मेरे जिस्म के हिस्से हैं, ये मेरा हिस्सा है। एक आसान तरीके से हम अपने जिस्म के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव सोच दोनों रख सकते हैं, मनफी और मस्बत सोच रख सकते हैं। अगर मुझे मेरे जिस्म के हिस्सों से मैं मुतमईन हूँ तो मुझ में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव सोच आएगी मेरे बारे में। मैं खुश हो जाऊंगी कि मेरे जो जिस्म के हिस्से हैं उनकी जो खुसूसियात है वो अच्छी है। मैं मुतमईन हो जाती हूँ, जिससे मुझ में मस्बत सोच आ जाती है। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं अपने जो जिस्म के हिस्से हैं उनसे मुतमईन नहीं रहूंगी, मैं ये सोचूंगी कि मेरे जो जिस्म के हिस्से हैं वो ठीक नहीं है, या तो छोटे हैं या तो बड़े हैं या तो लंबे हैं, तो यहाँ पे मुझे अपने जिस्म के बारे में मनफी सोच आ जाएगी। तो जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, जब हम खुद को तैयार करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, तो जिस्म की तस्वीर है जो हमने बनाई है। एक मस्बत जिस्म की तस्वीर का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, या सेहत या अपने बाहमी ताल्लुकात, खास तौर पर अपनी रोनमाई कशिश, हम अपने बारे में अच्छा, मस्बत और आरामदा सोचते हैं। तो जब कोई भी इंसान शीशे के सामने जाता है और मुझे अपने बारे में, मेरे जिस्म के बारे में पॉजिटिव सोच है, मस्बत सोच है, तो क्या है कि मैं अपने आप को देख के खुश हो जाती हूँ, मैं खुद को देख के सेटिस्फाई हो जाती हूँ। ये सुकून, खुद एतमादी और इज्जत, सेहतमंद बाहमी ताल्लुकात और नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत में तर्जुमा करता है। मस्बत जिस्मानी इमेज के हामिल नौजवान अपनी सेहत, खाने, सोने और रोजाना के निजाम व औकात के लिए ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। वो अपने खानदान और दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात में ज्यादा आरामदेह होने का इम्कान रखते हैं। ताहम कुछ नौअमरों में जिस्म की एक मनफी तस्वीर बनती है जो इनकी इज्जत नफ्स पर मनफी असर डालती है। यही इंसान अगर मिरर में अपने आप को देखता है और उसको अपना आप पसंद नहीं आता है, उसको अपने बारे में मनफी सोच आ जाती है, तो ये इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं रहता है। दूसरे के साथ ताल्लुकात भी इसके मनफी ही रहते हैं, उन पे असर पड़ता है। वो आईना देख सकते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत मोटे हैं। समझ लीजिए कोई इंसान आईने के सामने गया और ये सोचने लगा मैं तो बहुत मोटा हूं, मैं तो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। ऐसा लगता है ज्यादातर लड़कियों के मामले में, क्योंकि माशरा खवातीन को ये मानने के लिए समाजी बनाता है कि दुबलापन और कम जिस्मानी वजन मर्दों के लिए पुरकशिश है। वजन का ये मसला जो है, ये हमने देखा है कि ज्यादातर औरतों में पाया जाता है। औरतें जो है वो अपने वजन के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं रहती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो ऐसा है, वो ये मानता है कि जो मोटी औरतें होती हैं या जो दिखने में अच्छी नहीं होती हैं, और इसके बरअक्स वो औरतें जो दुबली हो और जिनका जिस्म पतला हो वो ज्यादा पुरकशिश होती हैं। इस मुसलसल तकलीफ को दूर करने के लिए लड़की
कम से कम खाना जारी रखती हैं और बैज सूरतों में खाती हैं और फिर खुद काई करती हैं ताकि खानी और उल्टी के इन चक्रों को जारी रख सके। तो इसका असर हमारे ऊपर इतना है कि कुछ लड़कियां बाद में क्या करती हैं, वो क्यों खाना ही बंद कर देती हैं, वो खाती ही नहीं है। और अगर कहीं पे मजबूरी में उनको खाना पड़े तो वहां पे वो क्या करती हैं, उसके बाद काय करती है, उसके बाद वोमिट करती है ताकि जो भी खाना उसने मजबूरी में खाया हो वो वापस आ जाए और उसके वजन पे असर ना पड़े। इस तरह हमें वाज़ेह तौर पे ये फर्क करना चाहिए कि जब किसी के जिस्म के अज्जा, अफ़आल या खुसूसियात में कामिलियत के बारे में सवाल करने के मराहिल से गुजरते हैं तो आम तौर पर फनकश या खुसूसियात खत्म हो जाती हैं और ये बढ़ने का एक सेहतमंद हिस्सा है। जिस्म की मुस्तकिल मनफी तस्वीर और एक मनफी खुद एतमादी पर संगीन मनफी असरात मरतब करती है। अगर हम अपने जिस्म के बारे में मनफी ख्यालात रखते हैं तो सीधी सी बात है, इसका सीधा असर हमारी सोच पे आ जाता है, हमारी खुद एतमादी पे आ जाता है, हमारी खुद एतमादी की सोच भी मनफी हो जाती है। जिस्मानी सेहत, खाने, सोने और दीगर रोजमर्रा के निजाम के साथ साथ नौउम्री की नफ्सियाती और जज्बाती सेहत, इसको बेहतर आगाही के जरिए दोस्तों, खानदान और आसपास की कम्युनिटी को हल करने की जरूरत है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, समाज को बदलने की जरूरत है ताकि ये जो मसले हैं ये इस हमारी सोसाइटी से दूर हो जाए। बदलते हुए माशराती उसूल, मीडिया का बढ़ता हुआ असर व रसूख जो नस्वानी खूबसूरती का एक खास ख्याल पेश करता है और एक मिसाली और पुरकशिश जिस्म की शक्ल और वजन पर जोर देता है, इसकी तशहीर के जरिए बढ़ते हुए नौअमरी और नौजवानों में इस खराबी के लिए कुछ माविन अवामिल हैं। तो मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल माना जाता है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि जो औरतें पतली होती है वो ज्यादा पुरकशिश होती है, उनको ज्यादा तारीफें मिलती हैं। इस सोच को हमें दूर करने की जरूरत है। हमें कुछ ऐसे वसीले चाहिए जिनसे हम इन ऐसी दकियानूसी सोच को दूर कर सके, लोगों के जहन से ये चीजें निकाल सके। नौजवान नौउम्री के साथ अपनी गुफ्तगू के एक हिस्से के तौर पर हमें सवालात में भी मशगूल होना चाहिए, जैसे कि क्या हम किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहे हैं जो खुश मिजाज हो, मजाक की बड़ी हंस रखता हो या अच्छी अमूमी मालूमात रखता हो, या मजबूत और पुरअज़म हो या हिम्मत और बहादुर हो। क्या ये है कि हम हमेशा दूसरों के जिस्म की शक्ल और जिसामत को इनकी पुरकशिश तलाश करने के लिए देखते हैं? क्या दीगर खुसूसियात इखलाकी, समाजी, नफ्सियाती और फिक्री अहम नहीं है? तो हमें क्या चाहिए, हम अपने नौजवानों से, हम अपने लोगों से ये सवालात पूछें कि क्या हमारे लिए, क्या हमारी सोच अब इतनी नीची हो गई है कि हम खाली ये सोचते हैं कि जो लोग जिस्मानी तौर से अच्छे दिखते हैं वही अच्छे हैं? क्या बाकी जो खुसूसियात हैं वो अहम नहीं है? क्या किसी का इखलाक जो है वो पुरकशिश नहीं हो सकता है? जो इंसान बहुत ह्यूमरस हो, दूसरों को हंसाता हो, क्या वो सही नहीं है? क्या हम हमारे लिए खाली इतना काफी है कि कोई इंसान जो है वो दिखने में अच्छा है? हमारे लिए ये काफी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें बाकी खुसूसियात भी देखनी चाहिए कि इस इंसान में कैसे इखलाक है, ये कितना समाजी है, इसमें कितनी फिक्र है, ये कितना बहादुर है। इन चीजों को भी
भी देखने की जरूरत है। हेल्दी सेक्सुअलिटी या सेहतमंद जिनसियत। सेहतमंद जिनसियत खुद और जिस्म की तस्वीर से ज्यादा है। सेहतमंद जिनसियत का मतलब है खुद को मुकम्मल तौर पर इज्जत देना, समझना और तारीफ करना। इसका मतलब है अपनी जात और जमालियात, नफासित और खूबसूरती के बारे में इस तरह सेहतमंद जिनसियत खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान अपनी रोनुमाई दिलचस्पी की तजवीज पेश करता है। और अगर औरत इसकी तजवीज को मुस्तरद कर देती है तो मर्द में सेहतमंद जिनसियत का मतलब है कि वो इस रद्द को खुशी दिली से कबूल करे और तशद्दुद, इंतकाम, खुद को नुकसान पहुंचाने या इस तरह की गैर सेहत बख्श ख्यालात के बारे में न सोचे। तो सेहतमंद जिनसियत आपने समझा होगा कि क्या होता है कि अगर दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर तैयार नहीं है तो दूसरे को समझ लेना चाहिए, उसको वो गलत नहीं लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए कि जो मेरे सामने दूसरा इंसान है वो तैयार नहीं है, ज़हनी तौर पर वो तैयार नहीं है। इस तरह अगर कोई मर्द किसी औरत को मुस्तरद करता है तो सेहतमंद जिनसियत का मतलब है कि औरत इस फैसले को पुख्तगी के साथ कबूल करती है और खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस तरह सेहतमंद जिनसियत मर्दों और औरतों के दरमियान इनके रोनुमाई और जिनसी ताल्लुकात में बाहमी एहतराम का मतलब है। सेहतमंद जिनसियत यह भी कबूल करती है कि लोगों की जिनसी तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है। इस तरह इन लोगों के खिलाफ तशद्दुद की कोई जगह नहीं है जिन्हें जिनसी अक़लियत समझा जाता है। वो लोग जो ट्रांसजेंडर हैं, वो लोग जो समझते हैं कि वो गलत जिस्मों में फंसे हुए हैं, या ऐसे लोग जो हम जिन्स की कशिश का तजुर्बा करते हैं। हम इस सोच के साथ खत्म करते हैं कि एक सेहतमंद जिनसियत एक सेहतमंद नफ्स और मुकम्मल तौर पर काम करने वाले फर्द में फैलती है, जिस्म के साथ साथ दिमाग को भी दुरुस्त करती है और जिंदगी के तजुर्बे को परवरिश देती है। इस तरह सेहतमंद जिनसियत जज्बात की तौसी और तब्दीली है जिसमें इन जज्बात को शामिल किया जाता है जो हमदर्दी, एहतराम, खूबसूरती और हम आहंगी से पैदा होती है। यूथ आइडेंटिटी, हमारा जो 7वां यूनिट है वो है यूथ आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। यूथ, शनाख्त और ग्लोबलाइजेशन। जवानी जिंदगी के दौरान की नशो नुमा का एक अहम मरहला है जो खुद आगाही और शनाख्त की नशो नुमा से निशान जद होता है, जो हमारी जिंदगी को बहसियत बालिग बनाता है। तो हम पहले से देखते आ रहे हैं यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, जो हमारा BPCG 172 है, उसमें हम पहले से ये देखते हैं कि जवानी किस चीज को कहते हैं, जवानी का मरहला जो है उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। तो एक अहम मरहला इस नौजवानी का है, इस जवानी का है, वो ये है कि खुद आगाही और शनाख्त की नशो नुमा से निशान जद होते हैं। हमें अपने बारे में अवेयरनेस होती है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, हम अपने बारे में जानना शुरू करते हैं। इससे हिंदुस्तान में आबादियाती ज़िम्रे के तौर पर दर्जा बंदी किया जा सकता है जो माशरे की तब्दीली में अहम किरदार अदा करता है। आलमगीरियत ने एक रुझान के तौर पर बुनियादी तौर पर हमारी खुद और शनाख्त की तश्कील को तब्दील कर दिया है, खास तौर पर नौजवानों के हवाले से। इसमें ख्वाहिशात, कैरियर की तलाश, तालीम, खास तौर पर आला तालीम, काम और नकल मकानी के अंदाज में तब्दीलियां शामिल हैं। टेक्नोलॉजी, सकाफत और सनफी शनाख्त के तनाजुर में आलमगीरियत के मज़रूमात बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। आखिर में हम
ये बोलेंगे कि सेहत में जिनसियत का मतलब खुद जिंदगी के उसूलों की तारीफ है। इसमें जिंदगी के साथ मशगूल होना, जिंदगी के अमल में खूबसूरत और हम आहंगी की तारीफ शामिल है। शायरी, मौसीकी, रक्स, जिस्म के हवास का खेल, सेहतमंद जिनसियत इस तरह एक सेहतमंद मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता और काम करने वाला नफ्स है। यूथ एंड आइडेंटिटी। पिछले लेक्चर में हमने बोला कि हमने सनफी शनाख्त के बारे में एक समाजी तामीर और होने के तरीके के बारे में बात की थी। जिन्स को हयातियाती जिन्स से मुमताज किया जाता है और सनफी शनाख्त हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा हमारे साथ रहती है। जब तक कि हम इसे तब्दील करने का फैसला न करें। दूसरी तरफ नौजवानों का ताल्लुक हयातियाती तब्दीलियों से भी है, लेकिन फिर भी ये एक समाजी तारीफ है। यूथ हम लोग पिछले लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि क्या है। यूथ में हमारी क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, हमारी समाजी तामीर में चेंज आ जाती हैं, समाजी तरक्की में चेंज आ जाती हैं, सनफी शनाख्त के बारे में चेंज आती है। तकरीबन 100 या 150 साल पहले के हिंदुस्तान पर गौर करें। अगर हम पुराने हिंदुस्तान को देखें, 100 या 150 साल पहले वाले हिंदुस्तान पर गौर करें, जब बच्चों की जल्द शादी हो जाती थी और इंसान की उम्र जो है वो लंबी उम्र कम होती थी। यहाँ तक बिलगौत के आगाज की उम्र बहुत से अवामिल जैसे कि गुजानियत और गुर्बत की वजह से ज्यादा थी। चनाचे नतीजतन जो मर्द और औरत बालिग हो गए, उनके साथ माशरे में बालिगों जैसा सलूक किया जाता था। माशरे में बालिग होने के नाते मर्द और खवातीन तकरीबन 100 से 150 साल पहले 15 और 19 साल की उम्र में वालिदैन बन गए होते थे, रिवायती निजाम में काम करते थे और माशरे की पैदावार और तौलीद तकरीबन हमवार और मुस्तकिम था। तो अगर हम पुराने हिंदुस्तान पे नजर डालें तो जो शादी की उम्र जो थी वो बहुत कम थी। हमारी जो शादी हम बच्चों की शादी कर देते थे और यही बच्चे जब 15 या 19 साल तक पहुंचते थे तब ये वालिदैन बन गए होते थे। जैसा कि हम आज देखते हैं, आजकल रूल क्या है, 18 के बाद शादी करना, लेकिन वैसा पुराने जमाने में नहीं था। पुराने जमाने में बहुत छोटे बच्चों की शादी होती थी और जब ये बच्चे 15 से 19 साल तक पहुंचते थे, उनके बच्चे हो जाते थे, उनके बच्चे ये वालिदैन बन गए होते थे, बाकी कामों में ये मदद करते थे। अब आज के नौजवानों का तस्वुर करें, आज किनको हम नौजवान कहेंगे? वो सबसे ज्यादा इम्कान है कि वो पढ़ रहे होंगे। हम ये देखते हैं, अगर हमें कोई नौजवान बोलेगा कि हमें कोई पूछेगा कि नौजवान हम किसको बोलेंगे, हम मोस्टली ये जवाब देते हैं कि वो लोग जो अभी पढ़ ही रहे होते हैं। आजकल के नौजवानों का तस्वुर यही है कि जो लोग आमतौर पर हम बोलते हैं कि जो लोग पढ़ रहे होंगे वही नौजवान है, या काम की तलाश में कोई अगर होगा वो उसको हम नौजवान कहेंगे। इनमें से कुछ नौकरियां रख सकते हैं और साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो आमतौर पर आज की दुनिया में हम यही कहेंगे, या तो वो पढ़ रहे होंगे, या तो नौकरी की तलाश में होगा, या कोई ऐसा इंसान भी होगा जो साथ साथ पढ़ता भी होगा और नौकरी भी करता होगा। नौजवानों को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों के बारे में इतना यकीन नहीं होगा, वो बहुत से तनकीदी सवालात पूछ रहे होंगे। आज भी दही इलाकों और मखसूस कम्युनिटीज में कम उम्री की शादी और 20 साल तक तालीम की बंदिश आम है। आज सो कॉल्ड जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न जमाना है, लेकिन इस मॉडर्न जमाने में भी बहुत सारे दही इलाके हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पे शादियां बहुत कम उम्र में होती हैं और ये माना जाता है 20 साल की उम्र के बाद पढ़ने की उम्र नहीं है।
20 साल के बाद ये समझा जाता था ये तो बड़ा इंसान है, ये नहीं पढ़ सकता है। बहुत सारे हमारे आज के समाज ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अब तो 20 साल के बाद नहीं पढ़ सकते, अब आपको काम करना है, अब आपको कमाना है, अब आपकी पढ़ने की उम्र नहीं रह गई है, अब आप बच्चे नहीं रहे हो। मगरिब के कुछ माशरों में समाजी साइंसदानों ने उभरते हुए बालिगों के तस्वुर को आगे बढ़ाया है। यूथ एज अ डेवलपमेंटल पीरियड, तरक्की के दौर के तौर पर नौजवान। माहिरीन नफ्सियात और समाजियात के मुताबिक जवानी जिंदगी की तरक्की के एक अहम मरहले के तौर पर एक नाजुक दौर है। जवानी को आमतौर पर बचपन और जवानी के दरमियान एक वक्फे की मुद्दत के तौर पर समझा जाता है, जैसा कि यूनेस्को कहता है। बचपन और नौजवानी के दरमियान एक अबूरी दौर, जैसा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ माशरों की मुख्तलिफ नवियात है। नौजवानों की तारीख में बहुत ज्यादा फर्क है। नौजवान एक मुकर्ररा उम्र के ग्रुप से ज्यादा सियाल जुमरा है। तो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जो नौजवानी की जो यूथ की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, वो अलग है। मुख्तलिफ मुआशरात मुख्तलिफ एज को नौजवान कह सकते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि निचले सिरे पर नौजवानों में नौउम्र, खास तौर पर दरमियानी और बाद के नौजवान शामिल हैं। ऊपरी सर पर तारीफ वसी, शायद इतनी वसी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तारीफ के मुताबिक मुकम्मल तौर पर बालिग और जिम्मेदार बालिग अफराद को शामिल किया जा सकता है। एक वसी तारीफ की अपनी मुश्किलात भी है। नौजवान की मुदाखलत की प्रोग्रामों के लिए ये वसी तारीफ ज्यादा मददगार नहीं है, क्योंकि नफ्सियाती, समाजी, जज्बाती और तालीमी जरूरत और खदशात मुख्तलिफ है। अपने मकसद के लिए हम 15 से लेकर 19 साल की उम्र, 20 से 28 साल की उम्र, 29 से 35 साल की उम्र के 3 ग्रुपों पर बात करेंगे। यहाँ पे हमने इस नौजवानी के 3 ग्रुप्स बनाए हैं। पहला जो ग्रुप है वो 15 से लेके 19 साल, दूसरा जो ग्रुप है वो 20 से लेके 28, तीसरा जो ग्रुप है वो 29 से लेकर 35 साल की उम्र के 3 ग्रुप हैं। एक दर्जा बंदी है जो हिंदुस्तानी सियाक व सबाक से मुतालिक है। पहला जो मरहला है, पहला जो हिस्सा हमने बात की, उसको हम अर्ली यूथ बोलते हैं या अर्ली एडोलसेंस बोलते हैं। ये जो एज है, ये जो उम्र है, ये 15 से स्टार्ट होके 19 तक होती है। 15 साल की उम्र से लेके 19 साल की उम्र को हम अर्ली एडोलसेंस या अर्ली यूथ बोलते हैं। 15 से 19 साल का अरसा मुंतकली की उम्र है, जहां बलोगत की वजह से होने वाली जिस्मानी तब्दीलियां नौजवानों की नफ्सियाती, जज्बाती, समाजी और तालीमी तब्दीलियों, इंतखाब और फैसलों पर कसीर जहती असरात मरतब करती हैं। शिनाख्त का हुसूल नौजवानों के अहम तरक्याती कामों में से एक है। तो यहाँ पे जो अर्ली एडोलसेंस होती है, जो अर्ली यूथ होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं जब हम एडोलसेंस में पहुंचते हैं, जब हम प्यूबर्टी के बाद पहुंचते हैं। तो उन जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से हमारे बाकी जो एस्पेक्ट्स है लाइफ के, बाकी जो मरहले हैं लाइफ में, उन पे गहरे असरात पड़ते हैं। हमारी जिस्मानी तब्दीली की वजह से हमारी नफ्सियाती चेंज आ जाती है, हमें सोशल चेंज आती है, समाजी चेंज आ जाती है, तालीमी तब्दीलियां आ जाती हैं। तो अर्ली एडोलसेंस में हम देखते हैं कि बहुत सारी चेंज आ जाती हैं जो जिस्मानी चेंज की वजह से आती है। और इसमें इसी अर्ली एडोलसेंस में सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। हम अपने बारे में जानना स्टार्ट करते हैं।
एरिक्सन, हमने एरिक्सन की थ्योरी जो है वो ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। एरिक्सन जो कि एक मशहूर नफ्सियाती थे, माहिर नफ्सियात थे, जिन्होंने नफ्सियाती मराहिल के लिहाज से इंसानी तस्वीर का तस्वुर किया। हर नफ्सियाती मरहले पर एरिक्सन ने एक इंसान को नफ्सियाती तरक्की के संगम पर तस्वुर किया। उन्होंने महसूस किया कि जब भी कोई बहरान पैदा हुआ और इससे हल किया गया, शख्सियत मुस्बत समत पर तरक्की करता है, जबकि गैर हल शुदा बहरान शख्सियत की नशोनुमा को रोक देता है। पहले तरक्की के हल न होने वाले मराहिल तरक्की के मौजूदा तराजर पर खेलते रहे। तो हमने एरिक्सन की थ्योरी को देखा है। एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में सबसे ज्यादा जोर जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस पे दिया है। अपनी थ्योरी में एरिक्सन ने बोला है कि हमारी लाइफ की जो तरक्की है वो 8 हिस्सों में हो जाती है और हर एक हिस्से में कोई ना कोई हमारे पास मसला आ जाता है और उस मसले का हल हमें ढूंढना होता है। अगर हम मसले का हल एक स्टेज में निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई फेवरेबल आउटकम होता है, और अगर हम हल नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई हर एक स्टेज में अनफेवरेबल आउटकम निकलता है। एरिक्सन की थ्योरी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एरिक्सन के मुताबिक जवानी में तरक्की का कलीदी काम शिनाख्त का हुसूल है। पहले मैंने आपको बोला आइडेंटिटी के बारे में एरिक्सन ने उस आइडेंटिटी पर ही ज्यादा जोर दिया है। एरिक्सन ने महसूस किया कि शिनाख्त के एहसास को हासिल करने में एक बहरान से गुजरना भी शामिल है, जहां नौउम्रों ने अपने और इर्द गिर्द दी गई अक़दार, उसूलों और ख्यालात पर सवाल उठाया। नौउम्री ने अपने एहसास, अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर सवाल किया। दरियाफ्त करने, सवाल करने और दलाइल के अमल में नौउम्री को अपनी सियासी ख्यालात, अपनी जिनसियत और रोनमाई कशिश, नापसंदगी, दोस्ती और मोहब्बत के बारे में इनके तस्वुरात के साथ साथ काम के बारे में इनके ख्यालात और मंसूबों का एहसास होता है। पेशे की इकोनॉमी इस तरह वो सियासी, समाजी कैरियर और जिनसी शिनाख्त हासिल करते हैं जब वो अपने नफ्स के बारे में आगाह होते हैं। अर्ली एडोलसेंस के बाद मिड यूथ जो कि 20 से लेकर 28 साल की उम्र तक होता है। दूसरा जो जिंदगी का मरहला है, दूसरा जो यूथ का मरहला है, उसको हम मिड यूथ बोलते हैं, जो 20 साल की उम्र में स्टार्ट होकर 28 साल की उम्र तक होता है। इस उम्र के नौजवानों को ज्यादातर माशरों में नौजवान समझा जाता है। अभी तक हम ये बोलते हैं कि अभी तो ये बच्चा ही है। 20 साल की उम्र तक हमारे जहन में ये होता है कि ये तो बच्चा ही है, लेकिन जब 20 के बाद में हम कदम रखते हैं तो समाज में ऐसे इंसान को नौजवान समझा जाता है। यहाँ तक कि जवानी में उठाए गए सवालात मुकम्मल तौर पर हल होने में कई साल लग सकते हैं। वो ज्यादातर मुस्तकिब हो चुके हैं। मुल्क के कई हिस्सों में अभी भी इस उम्र में नौजवान बुनियादी तौर पर तालीम, काम, करियर और माश में अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में फिक्रमंद है। नौजवान और इनके खानदान अपने इलाकों में दस्तयाब मौके और पढ़ाई जारी रखने या छोड़ने के इम्कानात पर तबादले ख्याल करते हैं। तो यहाँ पे यही मुल्क के कई सारे हिस्सों में ये जो एज है, ये जो मिड यूथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में इसी एज में सोचते हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है, हमें अपनी जिंदगी में पैसे कैसे कमाना है, अपनी जो फैमिली है, मेरा जो खानदान है, उसका ख्याल मुझे कैसे रखना है। ये जो शऊर है ये हमें मिड यूथ में ही आता है। इसके बाद तीसरा जो मरहला है यूथ का वो है लेट यूथ।
जो 29 साल की उम्र में स्टार्ट होकर 35 साल की उम्र तक होता है, जो कि लेट यूथ कहलाता है, जो यूथ का आखिरी मरहला होता है। नजरियाती तौर पर नफ्सियात में 29 से लेकर 35 साल की उम्र के दरमियान बालिग शनाख्त का एहसास होता है और काम, करियर और माश में इस्तिकाम के मसाइल मुकम्मल होते हैं। हिंदुस्तानी सियाक व सबाक में 29 से लेकर 35 साल की उम्र के ज्यादातर नौजवानों से तवक्का की जाती है कि वो न सिर्फ अपनी खानदानी जिम्मेदारियों में मदद करेंगे, बल्कि उन्होंने अपने खानदान भी शुरू किया है। तो ये जो लेट यूथ है, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ये जो उम्र है, ये जिम्मेदारी की उम्र कहलाती है, जब एक इंसान अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाता है, अपनी और अपने खानदान के बारे में सोचता है, अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो अपने बारे में भी सोचना स्टार्ट करता है। अपना जो खानदान है, वो शादी करके अपने बच्चे पैदा करता है और उसका अपना अलग खानदान भी होता है। भारत में, हिंदुस्तान में या शादी की जो औसत उम्र है वो बढ़ रही है। इसके बावजूद तमाम खवातीन में 61% दही इलाकों में और 69% शहरी इलाकों में 31% की शादी 16 साल की उम्र से पहले हो जाती है। पहली हमल में औसत उम्र 19.2 साल है। हमने देखा है कि अभी भी हिंदुस्तान में बहुत से दही इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है और हम देखते हैं कि 19 साल एवरेजन 19 साल की उम्र तक वो माएँ बनी हुई होती है। इस तरह देर से नौजवान एक बालिग शनाख्त के बारे में ज्यादा है, बढ़ती हुई खानदानी जिम्मेदारियों और समाजी व इक्तिसादी हैसियत के लिहाज से बढ़ने की ख्वाहिश के साथ, लिहाजा देर से नौजवानों के अहम खदशात काम की ख्वाहिशात, मुलाजमतें, रोजगार और कारोबारी शख्सियत, काम का दबाव और कामयाबियां हैं। खुद और खानदान की सेहत और गुजारियत, बढ़ते हुए बच्चों की तालीमी जरूरियात और बेहतर और समाजी और माशरी हैसियत कुछ दूसरे यकसा अहम खदशात हैं। देखते हैं हम कि इस लेट एडोलसेंस में हमें खानदान की जिम्मेदारी होती है, हमें मुलाजमत करनी पड़ती है, हमें अपनी जो हमारा खानदान होता है उसकी ग़िज़ा के बारे में सोचना होता है, हमें उनकी जिम्मेदारी, उनकी तालीम का बोझ उठाना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो एज है, ये बहुत जिम्मेदारियों वाली एज कहलाती है। यूथ एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर नौजवान, जैसा कि मशहूर है, हिंदुस्तान एक डेमोग्राफिक बल्ज के मरहले से गुजर रहा है, जहां 65% आबादी 15 से लेकर 65 साल की उम्र के दरमियान काम कर रही है। काम करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और इसीलिए नौजवान तबके के तौर पर सियासी और पॉलिसी की सतह पर अचानक अहमियत इख्तियार कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो एक डेमोग्राफिक बलिश के मरहले से गुजर रहा है और हम देखते हैं कि हमारी पूरी जो आबादी है उसमें से 65% आबादी 15 से लेकर 65 साल की उम्र के दरमियान काम कर रहे हैं। ये वो आबादी है 15 से लेकर 65 साल की आबादी, ऐसी आबादी है जो काम करने वाले हैं और इनका एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा पोर्शन जो है वो नौजवानों का है, नौजवानों पर ही मुश्तमिल है। जैसा कि 2014 की नेशनल यूथ पॉलिसी में कहा गया है कि 15 से लेकर 29 साल की उम्र के नौजवान आबादी का 27.5% है। इस वक्त हिंदुस्तान की मजमूई कौमी आमदनी का तकरीबन 34% हिस्सा
15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों के जरिए दिया जाता है। तो 2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी में ये कहा गया है कि 15 से लेकर 29 साल की उम्र के नौजवान आबादी का, जो 15 से लेकर 29 साल के नौजवान है, वो पूरी आबादी में से 27% है। पूरी आबादी में से 27% लोग ऐसे हैं जिनको हम नौजवान कहते हैं। और हमारे पूरे कौम की आमदनी जो है उनमें से 34% इन्हीं नौजवानों के जरिए आ जाती है। हिंदुस्तान की आबादी 2030 के आसपास उरूज पर होगी और फिर तेजी से उम्र सीधा आबादी बन जाएगी। ये नोट करना यहाँ पे जरूरी है कि मुख्तलिफ रियासतें एक मुख्तलिफ मुंतकली से गुजर रही हैं और कुछ रियासतें जैसे केरला दूसरी रियासतों के मुकाबले उरूज पर हैं। ये प्रेडिक्शन लगाई जाती है, ये बोला जाता है कि 2030 में हमारी जो आबादी होगी, हिंदुस्तान की आबादी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, वो उरूज पर होगी। और कुछ रियासतें जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि केरला उनमें से एक ऐसी रियासत है जो बाकी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा उरूज पर होगी। ऐसी रियासतों में आबादी बहुत ज्यादा होगी। डेमोग्राफिक बलिज मुल्क को तवानाई और नौजवानों की तहरीक को बरोए कार लाने और माशरी सरगर्मियों को तेज करने का मौका फराहम करता है। हिंदुस्तान में इक्तिसादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए आला मियार की तालीम, मुनासिबत मुलाजिमत और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके फराहम करने की जरूरत है। तो अगर हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अब जो हिंदुस्तान 2030 में इसकी आबादी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे जरूरी है कि इस आबादी के लिए हमारे पास आला मियार की तालीम वाले लोग हों, मुनासिब मुलाजमतें हों और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के मौके फराहम हम लोगों को करें। इस पैदावारी आबादी को भी सेहतमंद होने की जरूरत है। अगर हम बोल रहे हैं कि आबादी बहुत ही बढ़ जाएगी, तो इस आबादी का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। बार बार इन्फेक्शन के बगैर और तंदुरुस्ती के एहसास का तजुर्बा करना इस तरह वक्त की अहमियत है। इन काबिल बनाने वाली हालातों और निजामों को बनाने के लिए कि नौजवानों की आबादी अपनी सलाहियत और एक सेहतमंद और एक पैदावार माशरे का इदराक करते हुए हिंदुस्तान को अगली सदी की तरफ ले जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ, नौजवानों की शिनाख्त पर आलमगीरियत का क्या असर पड़ा है? आलमगीरियत में लोग, एशिया और ख्यालात का कसीर जहती बहाव शामिल है। ये इस्तेमाल से मुख्तलिफ है। हिंदुस्तानी तनाजुर में इस्तेमार क्या था? ये एक गैर मुल्की कारोबार और तिजारत की कंपनी और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ छोटी और बड़ी सल्तनतों और जागीरदारों के साथ उनकी कारोबारी और सियासी ताल्लुकात की वाहिद समत में दाखिल थी। 100 से लेकर 1.5 सालों के दौरान कंपनी अपने तमाम ताल्लुकात में तेजी से ताकतवर होती गई और बरसगीर पाक और हिंद में छोटी रियासतों और जागीरदारों से महादे के जरिए कर्जों को बढ़ाने और महसूलात हासिल करने के लिए काफी दौलतमंद होती गई। तारीख हमें ये बताती है कि कोई मुत्हिद मजबूत सल्तनत नहीं थी जो बरतानवी कंपनी के सियासी और माशरी असर व रसूख को रोक सके। सियासी ताकत के इस टुकड़े और छोटी इलाकाई रियासतों के मुसाबकती माशी और सियासी मुफादात ने अंग्रेजों को हिंदुस्तानी टेक्सटाइल और
ہینڈلوم کی صنعت کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں مدد فراہم کی، جس کا بہت بعد میں جدوجہد آزادی کے دوران غیر ملکی کپڑوں کو جلانے سے منقص کیا گیا۔ 1857 میں ہندوستان متحد ہو گئے اور 1857 کی پہلی جنگ آزادی نے ایک شدید بحران اور انسانی نقصان کو جنم دیا۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نام نہاد بغاوت کے پرتشدد رد عمل کا جواز پیش نہیں کر سکی۔ طاقتور کمپنی نے ہندوستان کے اندر سلطنتوں پر اپنا کنٹرول برطانوی حکومت کے حوالے کر دیا اور ملکہ کو 1876 میں ہندوستان کو خود مختار قرار دیا گیا۔ تاہم نو آبادیت اقتصادیت سرگرمیوں کی ایک طرفہ تحریک تھی، یعنی ہندوستانی کمپنیاں برطانوی حکومت کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک ہی صلاحیت ایجنڈا کمپنی نے ہندوستان کی ترقی اور اقتصادی وسائل کو خالصتاً اپنے تجارتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کولونائزیشن کے برعکس عالمگیریت میں، جیسا کہ سیکشن کے آغاز میں بیان کیا گیا، جب ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تو ہم نے عالمگیریت کے بارے میں یہ بیان کیا کہ اس میں اچھائی کا کثیر جہتی بہاؤ، لوگ اور خیالات شامل ہیں۔ اس میں معاشی جو سرگرمیاں ہیں، ہجرت اور افتراضی قوت کی نقل و حرکت شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کے لوگ باہمی معاہدے اور متعلقہ تجارت اور تجارت کی پالیسیوں کی تعمیل کے ساتھ دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے میں کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر میں ادھر رہتی ہوں گی تو دنیا کا کوئی بھی حصہ ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں بھی اپنا جو کاروبار ہے وہ میں سٹارٹ کر سکتی ہوں۔ اس کو ہم عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ اس طرح ممکنہ طور پر گلوبلائزیشن یا عالمگیریت تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایک برابر کا میدان فراہم کرتی ہے۔ تو یہ گلوبلائزیشن ہر ایک انسان کو موقع فراہم کرتی ہے کہ جہاں بھی آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کرو گے آپ کے لیے ممکن ہے، اور ایسا بھی کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی جو ہے وہ ہندوستان میں کھولی ہے، آپ کے لیے یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ باقی ممالک میں اس کے برانچز کھول سکتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ جو آرگنائزیشنز کے برانچ سے وہ آپ کھول سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی کمپنیاں کہیں بھی تجارتی معاہدے کے لیے تجارت اور بولی لگا سکتی ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک غیر ملکی سرمایہ کاری کی تلاش اور دعوت دیتے ہیں۔ یہ عالمگیریت کے سب سے مثبت پہلوؤں میں سے ایک ہے اور اس نے کوریا، چین، انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے ممالک کو تجارت میں ترقی کرنے اور اقتصادی فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم اس کے سیاسی مضمرات ان ممالک کے درمیان جنگ کی ایک تشدید کشمکش رہی ہے، جنہیں اپنی ملازمتوں اور صنعتی اقتصادی سرگرمیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ممالک جو دوسرے ممالک میں اپنی تجارتی اثرات کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہندوستان جیسے ممالک نے اپنی معیشت کو عالمگیریت کے لیے کھولنے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو اس عالمگیریت، اس گلوبلائزیشن نے ہمیں موقع فراہم کیے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو، ہم نے اپنے آرگنائزیشنز کو پھیلائے، اپنے بزنس کو ہم پھیلائے تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف راغب ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک جیسے چین، انڈونیشیا، کوریا نے اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت تجارت حاصل کی ہے، انہوں نے بہت ترقی حاصل کی ہے۔ اس کی سطح پر عالمگیریت، گلوبلائزیشن تجارت، کاروباری اور اقتصادی سرگرمیوں میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ایک گہرائی سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عالمگیریت بنیادی طور پر ان جگہوں جہاں ہم آباد ہیں، ہمارے ثقافتی طریقے، تجربات اور شناختوں اور لوگوں
مقامات اور لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بنیادی طور پر بدل دیتے ہیں۔ تو اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہمارے جو کام کرنے کے طریقے ہوتے تھے، ہمارا جو ورک کلچر ہوتا تھا، اس میں تبدیلی آنا سٹارٹ ہو گیا۔ سرگرمیاں اس سطح پر گلوبلائزیشن بنیادی طور پر اقتصادی اور کاروباری رجحان کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں، اور دوسری سطح پر عالمگیریت ایک ثقافتی سماجی رجحان ہے۔ تو عالمگیریت نے ہماری جو دنیا ہے، ہمارا جو ورلڈ ہے، اس کو چھوٹا کر دیا ہے۔ ہم اپنا بزنس کہیں بھی کھول سکتے ہیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ملے اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ہم اپنے کاروبار کو پھیلاتے ہیں۔ عالمگیریت لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھنے کے انداز کو بدلتی ہے۔ گلوبلائزیشن سے یہ ایک چینج بھی آ گئی کہ جیسے ہم خود کو دیکھتے تھے، اس نظریے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اس سے ان کی زبان، ان کا لباس، ان کا خوراک کھانا، اور وہ کس طرح سے لطف اندوز ہونا پسند کرتے ہیں۔ عالمگیریت بنیادی طور پر ہماری معنی سازی کو بدل دیتی ہے۔ ہم نے جو سمجھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں چینج آتی ہے، ہماری زبان میں چینج آ گئی، ہمارے بولنے میں تبدیلی آ گئی، ہمارے پہناوے میں تبدیلیاں آ گئی، ہمارا جو لباس ہے اس میں تبدیلیاں آ گئی، ہم کیا کھاتے تھے، ہم کیا پیتے تھے، اس میں تبدیلی آ گئی، ہم کس چیز سے زیادہ لطف انداز ہوتے تھے اس میں تبدیلی آ گئی، خالی اس وجہ سے کہ عالمگیریت یہاں پہ رونما ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔